चलो हेलो। कैसे हो सब लोग? आई होप कल का पेपर काफ़ी का अच्छा गया होगा। जिनका अच्छा नहीं गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अभी 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम होना बाकी है। उसमें अपन जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे और अपन को अच्छा करना ही है उसमें। और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। एक आध 2 साल से काफ़ी लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मोर ओवर ये एग्ज़ाम इतना डिलेड है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 7-8 महीने डिलेड है, विच विल इवेंचुअली टर्न आउट टू, मतलब मुझे लगता है 1 डेढ़ साल और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 साल अभी और लगना है इसमें। सो कंसिडरिंग दैट अपन को यही अटेम्प्ट है जिसमें मटेरियलाइज करना है हम लोगों को, है ना। आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं हम साइंस का। मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, बट आफ्टर 67th बीपीएससी ये थर्ड लेक्चर है जिसमें अपन मोर ओवर मोर ऑन कॉन्सेप्ट बात करेंगे। और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज अपना आएगा एग्जाम से 2 वीक 3 वीक पहले। तब तक अपन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ही बात करेंगे। और जब इतने कॉन्सेप्ट्स अपन सीख लेंगे तो उस समय जो भी क्वेश्चंस होंगे तो दैट विल, वो हमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्टर लगेंगे। अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको दूंगा तो भी आपको लगेगा क्या ये तो आसान सा सवाल पूछ रहे हो आप, है ना। तो देखते हैं। यार कल का जो पेपर था वो जेन्युइनली काफ़ी डिफिकल्ट था। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो तुमको बोला कि मैं अगर पेपर देता तो मेरे से ज़्यादा सवाल साइंस साइंस के, मुझसे लगता है मुझे 20 से 25 सवाल बनते मेरे से साइंस के। हिस्ट्री के वही 50% क्वेश्चन बनते हैं यार, और उतने में पास तो हो नहीं सकते हैं। तो आई बेट कि कोई टीचर ऐसा तुमको बोल रहा है, मतलब। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर पीपल, है ना। अगर आप अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो काय का क्या ही मतलब है। लोग तो यहाँ पे नेट पे देख देख के यार फिर भी गलत आंसर्स बता रहे हैं। मैंने भी जो साइंस का बताया होगा मुझे भी लगा एक आध में अभी भी डाउटफुल है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। जैसे ही मुझे क्लैरिटी थोड़ी मिलती है, कुछ ऑथेंटिक सोर्स मिलता है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स सी हाउ इट गोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म्ड बाय पेंडुलम। कह रहा है एक पेंडुलम जो होता है ना, जो मोशन करता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और कह रहा है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किया है यार, एक बार ये आया है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जब आप देखोगे तो एक बार आया है ये सवाल कि फॉर्मूला क्या होता है। 60 किसी बीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा है। तो इसलिए मैंने उस फॉर्मूला को बेस बना के ये क्वेश्चन बनाया। देख लेंगे ये पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं। दूसरा देखते हैं, एट एक्सट्रीम पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एट मीन पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहले तो ये देख लो यार पेंडुलम फंक्शन कैसे कर रहा है। ये है पेंडुलम, यहाँ ये देखो, यहाँ आया, यहाँ से इधर गया, फिर इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर गया। तो ये जब एक रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, देखो एक कहेंगे यहाँ से ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, फिर ए से सी पे गया, फिर सी से ए पे आया, इसको कहेंगे। इतना में जो टाइम लगा उसको उसको कहते हैं टाइम पीरियड, है ना। फिर से देख लो क्या कह रहा है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आया, फिर से मीन से दूसरे लेफ्ट साइड वाले एक्सट्रीम पे गया, फिर से एक्सट्रीम से मीन पे आया। इतने पूरे प्रोसेस में जो इसको टाइम लगेगा इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक। सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यार, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सेलरेट, नहीं सबसे पहले तीसरा देखते हैं। एट मीन पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। मीन पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन ये है, ठीक है। कह रहा है इस पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, वेग कहते हैं शायद। कह रहा है इस ए वाले पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो शून्य है। तो मुझको ये बताओ कि इस पे कॉमन सेंस लगाते हैं, कोई भी फिजिक्स नहीं पढ़ना है इसमें, हम कॉमन सेंस से ये सवाल सॉल्व करना है। इस पोजीशन पे अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये इंसान तो खड़ा रहेगा ना, राइट। या ये मूव करेगा? नहीं। चलो पहले एक्सट्रीम पे देखते हैं। मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी या नहीं होगी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, जैसे ये बंदा ए से सी पे गया और इसकी वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो नहीं हुई, तो ये तो और ऊपर मूव कर जाएगा ना। लॉजिकल सोचो, ए से सी पे जा रहे हो तुम और तुम्हारे पास अभी भी वेलोसिटी है, तुम तो आगे डी पे पहुंच जाओ भाई, है ना। सिमिलरली ए से बी पे जा रहे हो और वेलोसिटी है तो इधर एफ पे पहुंच जाओ ना।
तो द कॉन्सेप्ट इज द थिंग टू रिमेंबर इज एट एक्सट्रीम पोजिशंस वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। जहाँ पे वेलोसिटी शून्य होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ये याद रखना है अपन को। तो अगर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इस चीज़ को अपन इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे साइड कोने पे जाएगा ना, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, जैसे बीच में आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। देखना तुम, कोने पे गया स्पीड कम हुई, बीच में आया स्पीड बढ़ गई, फिर कोने पे गया स्पीड कम हुई, फिर बीच में आया स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो बताओ सेकंड वाला क्या कह रहा है? एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। नहीं भाई, एक्सट्रीम पॉइंट पे अभी बताया मैंने वेलोसिटी जीरो होती है, तभी तो वो और ऊपर नहीं जाता है। एट मीन पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, नहीं, एट मीन पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 2 और 3 तो गलत है। अब देखते हैं 1 सही है कि नहीं है, ये अपन को देखना है। कह रहा है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो देखते हैं टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, जो अपन अपने एग्जाम में आया है, कुछ डेरिवेशन नहीं करना, सीधा याद रखना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज आवर फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये सारे फोर्सेज हैं, मतलब अगर ये बॉल, ये इंसान यहाँ पे है तो एम जी यहाँ एक्ट कर रहा है, टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है, नहीं जानना है हमको, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जानना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इस फॉर्मूला को देखते हुए तुमको क्या लग रहा है? पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला स्टेटमेंट भी गलत है यार। टाइम पीरियड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर हाफ, अंडर रूट ऑफ लेंथ कह सकते हैं हम इसको, है ना। तो एक भी गलत हो गया, दो भी गलत हो गया, तीन भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बताओ, कल के एग्जाम में एक सवाल आया था कि टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम क्लॉक का? तो 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड मतलब उस क्लॉक को ए से बी जाने में, बी से ए आने में, ए से सी जाने में, फिर से सी से ए आने में 2 सेकंड लगता है। ये अपन 9वीं या 10वीं में ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ये वाला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ पर्सन मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कह रहा है एक बंदा सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट गति से घूम रहा है। तो अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और कह रहा है कि आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है या गलत है। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज कांस्टेंट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सबसे पहले तो देख लो, ये होता है सर्कुलर मोशन। ये इंसान सर्कल में घूम रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इसको अपन कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं हो, वेरिएबल स्पीड हो, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो अब अगर ये इंसान इस पॉइंट पे है और इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, सॉरी, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। जैसे इस समय ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे होगा ये होगा, इस पॉइंट पे होगा ये होगा, इस पॉइंट पे आएगा ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे होगा ये डायरेक्शन होगा। तो एक चीज़ तुम देख लो, भले स्पीड कांस्टेंट है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, भले स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन भाई डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रही है ना उसके वेलोसिटी की। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा है, कहेंगे क्या अपन उसको? नहीं। तो वेलोसिटी इज तो नॉट कांस्टेंट डियर। तो पहला सवाल तो हो गया गलत। अब जैसे ही पहला सवाल गलत हुआ, तुम तीसरे पे कमेंट करने लायक हो गए। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज नॉट कांस्टेंट, तो इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन जीरो? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? चेंज इन वेलोसिटी जीरो है क्या? चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो रहा ही नहीं। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब होगा? चेंज इन वेलोसिटी जीरो तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, बट चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो सिंस द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। तो 1 और 3 तो तुमने पहले ही बता दिया कि गलत है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 2 को
सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नन। बट अपन को देखना होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट, ये भी समझ लेते हैं। ये देखो, ये टेंजेंट का डायरेक्शन बता रहा है हर पॉइंट पे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट का डायरेक्शन है। और हर पॉइंट पे, उससे पहले ये देखो, ये बंदा इस गेंद को सर्कुलर मोशन में धागे की मदद से घुमा रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में इस गेंद को घुमा रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है टेंशन का फोर्स, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है। तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर, हर जगह टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, मतलब इस केंद्र बिंदु की ओर जो फोर्स है एक, हर समय उसी तरफ वो घूम रहा है। तो अगर ऐसा है तो मुझको ये बताओ, भले उसकी वेलोसिटी से स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता क्या है, वो फॉर्मूला होता है v²/r, बट नहीं जानना है। बट मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं कांस्टेंट भी है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है हर जगह पे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट बोलना सही नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, तो तीनों स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा नन। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझको बताना, ठीक है। टाइम पीरियड वाला एसएचएम वाला बता दिया मैंने ठीक ठाक। इसमें एसएचएम वाले में एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कल, आज तुम इसको और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये भी ओके सा हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको सेंट्रीपीटल फोर्स भी कहते हैं, नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मुझे बताना सेंट्रीपीटल कहते हैं या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, कौन सा स्यूडो फोर्स होता है, ये भी मुझको बताना तो। ठीक है, वैल्यू हो जाती है v²/r एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। एंड स्पीड जो है कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन उसका हर समय चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज एक्टिंग टू एज टुवर्ड्स टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक चीज़ और देखो, मजे की बात देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे 90 डिग्रीज बना रहे हैं, है ना। तो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at any point in a circular motion is always 90 डिग्रीज, है ना। चलो इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं, फिर फिजिक्स में घुस जाएंगे। कह रहा है ये सवाल के देखो, कह रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। कह रहा है टू वायर्स हैव देयर लेंथ, रेडियस एंड रेजिस्टिविटी ऑल इन द रेशियो ऑफ 1:2। What shall be the ratio of resistance of these wires? 1:4, 4:1, 1:1, 1:8, none or more? मोर हो नहीं सकता यार, नन हो सकता है, बट लेट अस सी कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें। तो मुझको ये बताओ, सबसे पहले अपन जान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ये देखो रेजिस्टेंस क्या है। वैसे तो ठीक है, चलो वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज जो है दिस इज अ सोर्स विच इज मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट में करंट का हम डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनली। तो वोल्टेज हमारा कॉज है, करंट हमारा इफेक्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। नाम ही बोल रहा है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ये हाथ से रोक रहा है, नहीं नहीं तू मत आ मेरी तरफ। ये वोल्टेज उसको धक्का दे रहा है, नहीं भाई तू मूव, तभी तो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ये कहानी है। रेजिस्टेंस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? R1+R2+R3, है ना। पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। और ये देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर हम ये जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक रजिस्टिविटी करके एक चीज आ जाएगी जो कि सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस जो कि अपन को याद रखना है इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये हमको याद रखना ही है। ठीक है। अब देखो कह रहा है लेंथ, रेडियस और रजिस्टिविटी का रेशियो 1:2 है। सबसे पहले रेडियस देखो, रेडियस का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया क्या होता है? सर्कुलर वायर है तो πr² हो जाता है एरिया। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4 नहीं होगा क्या? अगर 1:2 है तो एकदम होगा सर, सही कह रहे हो आप। तो देखो एरिया 1:4 हो गया। तो अगर देखो R1/R2 करते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू रो वन L1/A1, रो टू L2/A2।
अगर तुम सारी वैल्यूज पुट करोगे ना, तो ये 1:1 रेशियो आ जाएगा। सो द आंसर इन दिस केस विल बी 1:1। ये पुट करके देखना, नहीं होगा तो कल मैं इसका सोल्यूशन कॉपी में बना के स्कैन करके इसमें डाल दूंगा, फिर तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हाँ, इससे पहले एक सवाल मैं तुमसे यहाँ पूछना चाहूँगा। टू वायर्स, एक चीज़ होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी रजिस्टर है उससे आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए, तो जो हीट वो रजिस्टर जनरेट करेगा दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर, आर इंटू टी टाइम पीरियड, टी विल बी इन सेकेंड्स, आर विल बी इन ओम। ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम होता है। एंड आई जो है वो एम्पियर्स में होगा। तो जब कॉलेजेस में होता है ना, प्लेसमेंट होता है, तो उसमें एक पजल पूछता है यार, तो तुम मुझे इसका आंसर बताना पजल का। क्या है पजल? तुम एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, उसमें तीन स्विचेस हैं। हाँ, तीन स्विचेस हैं उसमें, ठीक है, और सामने वाले कमरे में उस तीन स्विच के करस्पॉन्डिंग तीन बल्ब्स हैं, ठीक है। सवाल सवाल क्लियर है? और कमरा जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब यू कैन नॉट सी इस कमरे से उस कमरे में। तुम एक स्विच एक दबाओगे, उस कमरे में एक बल्ब जलेगा, ठीक है। तुम एक ही बार उस कमरे में जाके देख सकते हो कि कौन सा बल्ब जला है, ठीक है। तुम एक ही बार उस कमरे में जाके देख सकते हो कि कौन सा बल्ब जला है, दो बार नहीं। जैसे अभी तुमने स्विच किया, जाके गए देखे, तो तुम्हें पता चल गया अच्छा इस बल्ब के लिए ये स्विच है इस रूम में। एक ही बार ऐसा कर सकते हो। तो तुमको बताना है, तो एक बार करके तुम ऐसा बता पाओगे क्या कि तीन स्विच के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा बल्ब है, मतलब ये उस बल्ब के करस्पॉन्डिंग कौन सा स्विच है इस रूम में। एक बार में ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पजल प्लेसमेंट के टाइम बहुत पूछता है, तो तुम मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। मज़ेदार पजल है ये। चलो ये सवाल देखते हैं। कह रहा है व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, इट ग्रेजुअली ड्राइज अप बिकॉज। कह रहा है कि ट्री का छिलका आपने छील दिया सर्कुलर फैशन में, बेस के पास, इसके बेस के नियर, बेस मतलब सरफेस के नीचे जहाँ से ज़मीन में ये जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पेड़ जो है वो ड्राई हो गया, पेड़ सूख गया। तो कह रहा है कि पॉसिबल रीज़न क्या है उस पेड़ के सूखने का। तो ऑप्शन दे रहा है वाटर फ्रॉम सोयल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट। कह रहा है पानी जो है ज़मीन से ऊपर नहीं जा रहा है। पानी को ज़मीन से ऊपर कौन ले जाता है जाइलम या फ्लोएम, बताना, ठीक है। कह रहा है रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी, रूट को एनर्जी नहीं मिल रही है। रूट को एनर्जी कैसे मिलेगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट से, कौन ले जाएगा, जाइलम या फ्लोएम। ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रो। कह रहा है ट्री इन्फेक्टेड, भाई ये सब ऑप्शंस बनाने के लिए दे रखा है फालतू का, आंसर या तो ए होगा या बी होगा। तो तुमको ये बताना है ए और बी में से क्या आंसर है। ये अगर तुमसे बन जाए वेल एंड गुड, नहीं बने तो ये वाला वीडियो जाके देखो, रोहित का ये वीडियो है, साइंस सेक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, ये लिंक मैंने दे दिया है। आई डोंट नो क्लिकेबल है या नहीं है, लेट्स सी। उसने बता रखा है जाइलम फ्लोएम में जाइलम कहाँ होता है, सेंटर में जाइलम होता है, पड़ोस में सरफेसेस पे फ्लोएम होता है, ये तुमको जानना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। कह रहा है a hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by four bonds is called alkane, alkene, alkyne, such bonding is not possible। तो देखो कार्बन के लिए जब आप पढ़ोगे तो एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन होता है, मतलब अ कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स, जैसे CH4, मीथेन। तो कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो जब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो उसको अल्केन कहेंगे। जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं उसको अल्कीन कहेंगे। जब दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं उसको अल्काइन कहेंगे। दो कार्बन चार बॉन्ड से कनेक्टेड हो ही नहीं सकते, तो सच बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना। मीथेन, मिथ ये याद होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये याद होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये इसका आंसर हो जाएगा सच बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री अ वार्म एंड कोल्ड current flows, it is also famous for textile industries।
माउंट फुजियामा इज अ फेमस वॉल्केनिक माउंटेन इन दिस कंट्री। माउंट फुजियामा जैसे ही आएगा तुमको पता होना चाहिए ये जापान की बात कर रहा है। जापान 4 आइलैंड से मेनली बना हुआ है, जिसमें हॉन्शू आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। होकाइडो है, हॉन्शू है, शिकोकू है, क्यूशू है ना? क्यूशियो और ओरेशियो और क्यूशियो करंट जो हैं वो फ्लो करते हैं इसमें। ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है। जैसे ही कोल्ड और वार्म करंट मिलता है जापान के पास, दिस बिकम्स अ गुड ब्रीडिंग एरिया फॉर फिश। यहाँ पे फिश प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जापान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से ये वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को देखो। जो नहीं समझ में आया डाउट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कल या जब भी नेक्स्ट सेशन होगा इन सबको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो भी दिक्कत हुई हो वीडियो समझने में, या कुछ ऐसे टर्म्स जो मैंने कठिन यूज किए हों, मुझको बताना तुम, है ना? लेट मी सी, डू आई नीड टू टेल यू एनीथिंग एल्स? नहीं, ये सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है यार, सब मैंने बता रखा है। रो एल बाई ए होता है। पजल का आंसर चाहिए मुझको, है ना? एक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो प्लान कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी डील करूंगा। मुझे पास लिखने के लिए कुछ हो जाए यार, कुछ लिखने का जुगाड़ बन जाए ना, मुझे ऐसे खुद भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। लिखने का जुगाड़ बन जाए तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक अच्छा, और मैथ्स, फिर मैं मैथ्स भी सोच रहा हूँ, मैथ्स भी आप के लिए मैं लेके आऊँगा सेशन मैथ्स के। ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप एंजॉय किया होगा आपने। चलो यार, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना?